तारीख थी 22 अगस्त 2016। शाम होते होते एक खबर पूरे फिरोजाबाद शहर में आग की तरह फैल जाती है। शहर के बड़े व्यापारी अतुल मित्तल के इकलौते बेटे आदित्य मित्तल के गायब हो जाने की परिवार से लेकर पूरा प्रशासन गायब हुए लड़के की तलाश में लग जाती है, लेकिन उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चलता है। इसी बीच आदित्य के चाचा प्रदीप मित्तल के मोबाइल पर एक मैसेज आया। इसमें लिखा था, आदित्य का अपहरण हो गया है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मेरे अगले फोन का इंतजार करना। मैसेज पढ़ते ही हर कोई अचंभित रह जाता है। लड़का किडनैप हो गया था। यह हाल के दिनों की सबसे बड़ी किडनैपिंग थी। जवान बेटे के अपहरण की सूचना पाकर घर वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अपहर्ताओं ने किसी को सूचना न देने की धमकी दी थी। इसलिए घर वालों ने पुलिस को खबर नहीं दी और वे अपहर्ताओं के फोन का इंतजार करने लगे। रात में किडनैपर ने फोन करके उनसे 10 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की, और फिरौती की मांग काफी बड़ी थी, पूरे 10 करोड़ रुपए और 30 किलो सोना। मामला पुलिस तक जाता है। फिर पूरे केस में कुछ ऐसा होता है कि पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। इस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति के बारे में सुनकर एक पल के लिए यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आखिर केस की पूरी कहानी क्या है? आगे इस केस में क्या कुछ होता है? इस अपहरण कांड को अंजाम किसने दिया था? चलिए जानते हैं सब कुछ इस केस को जिसने भी अंजाम दिया था। उसके बारे में जानना आप सब लिए भी बेहद जरूरी है। इस घटना को अंजाम देने की वजह और भी भयावह थी, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। फिलहाल हम इस कहानी को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। यह पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर की है। देश में सबसे ज्यादा चूड़ी का कारोबार फिरोजाबाद शहर में ही होता है। इस वजह से फिरोजाबाद शहर को सुहाग की नगरी कहा जाता है। इसी शहर में अतुल मित्तल नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी रहते हैं। इनकी गिनती शहर के सबसे बड़े चूड़ी कारोबारी के रूप में की जाती है। अतुल मित्तल का एक बेटा भी था, जिसका नाम आदित्य मित्तल था। शुरुआती पढ़ाई स्थानीय स्तर पर करने के बाद आदित्य ने बेंगलुरु की क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद सन 2014 में वापस फिरोजाबाद आ जाते हैं। यहाँ आकर अपने पिता द्वारा स्थापित ओम ग्लास कंपनी में की जिम्मेदारी संभालना शुरू कर देते हैं। पूरे परिवार की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मगर पूरे परिवार को किसी की नजर लगती है और सब कुछ बदल जाता है। तारीख थी 22 अगस्त 2016 को सुबह 8:30 बजे हमेशा की तरह आदित्य अपने घर शांति भवन से कार से थाना टूंडला क्षेत्र स्थित आर्चिड ग्रीन जिम के लिए निकले थे। जिम करने के बाद आदित्य वहीं से सीधे ओम ग्लास कंपनी के ऑफिस चले जाते थे और ऑफिस का काम संभालना शुरू कर देते थे। 22 अगस्त 2016 को आदित्य समय पर ऑफिस नहीं पहुंचते हैं। ऑफिस से जब कुछ लोग आदित्य को फोन करते हैं तो आदित्य का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। लोगों को लगता है शायद वो अपने किसी दोस्त के साथ निकल गए होंगे, इसलिए शायद ऑफिस नहीं आए हैं। इसलिए कुछ दोस्तों को फोन भी किया जाता है, मगर वो लोग आदित्य के बारे में कुछ नहीं बता पाते हैं। अब जैसे जैसे समय बीतता है आदित्य की खोज भी तेज हो जाती है, यहाँ तक कि कई घंटे बीत जाते हैं पर कहीं से भी आदित्य का कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर आदित्य के पिता आर्चिड ग्रीन जिम में अपने बेटे आदित्य के बारे में पूछताछ करते हैं। आर्चिड ग्रीन जिम के मेंबर बताते हैं कि आदित्य तो आज जिम आए ही नहीं। आदित्य के पिता अब पुलिस के पास जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी अचानक से आदित्य के चाचा प्रदीप मित्तल के मोबाइल में एक मैसेज आता है, आदित्य का अपहरण हो गया है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मेरे अगले फोन कॉल का इंतजार करना। यह मैसेज देखते कि हर किसी की पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। लोग बेचैन हो जाते हैं, लेकिन चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैसेज में साफ साफ लिखा था कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए आदित्य के परिवार वाले पुलिस के पास भी नहीं जाते हैं और थक हार के परिवार वाले अब फिरौती की रकम कम करने के किडनैपर से कहते हैं। पूरे परिवार वाले किडनैपर से पैसे कम करने के लिए काफी गुहार लगाते हैं, मगर किडनैप करने वाले 10 करोड़ से एक भी रुपया कम करने के लिए राजी नहीं होते हैं। परिवार वालों को कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करना नामुमकिन सा हो जाता है। इसलिए आदित्य के परिवार वाले पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं। आदित्य के परिवार वाले तुरंत टूंडला थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, क्योंकि यह मामला हाई प्रोफाइल था। इसलिए कारोबारी के बेटे के अपहरण की सूचना पर पुलिस सक्रिय हो गई। यह बात 22 अगस्त 2016 की है। पुलिस ने शहर की पॉश कॉलोनी गणेश नगर निवासी आदित्य के दोस्तों बिल्डर रोहन सिंघल व कारोबारी अर्जुन से भी आदित्य के बारे में पूछा, लेकिन दोनों ने उसके बारे में कोई जानकारी होने से मना कर दिया।
घर वालों ने अपने स्तर पर आदित्य के सभी दोस्तों के साथ उसे सभी संभव जगहों पर तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। दूसरे दिन किडनैपर का फोन आदित्य के चाचा प्रदीप मित्तल के मोबाइल में आया और किडनैपर ने अपनी डिमांड बदल दी। उन्होंने अब फिरौती के रूप में 10 करोड़ की जगह 30 किलोग्राम सोने की मांग किए जाने के साथ ही पुलिस में खबर करने पर आदित्य को मार डालने की धमकी दी। किडनैप करने वालों की 30 किलो सोने की डिमांड के और आदित्य की मौत की धमकी की बात सुनकर तुरंत पुलिस को किडनैप करने वालों के बारे में नई जानकारी दी जाती है। पुलिस भी इस डिमांड के बारे में सुनकर चौंक जाते हैं, क्योंकि फिरौती के रूप में सोने की डिमांड इस बात के लिए इशारा कर रही थी शायद इस किडनैपिंग को किसी बाहर के लोगों ने अंजाम दिया है, इसलिए फिरौती के रूप में सोने की मांग कर रहे हैं। अब पुलिस वाले अपनी जांच का तरीका चेंज करते हुए दूसरे एंगल से जांच करते हैं, मगर पुलिस वालों को कहीं से भी कामयाबी हौंत नहीं लगती है। इधर पुलिस वाले भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं। उधर परिवार वाले भी अपने स्तर से तलाश जारी रखते हैं। जब परिवार वाले घटनाक्रम को याद करते हैं तो आदित्य की मां को याद आता है। अपहरण के ठीक एक दिन पहले आदित्य का दोस्त रोहन उनके घर पर आया था। दोनों ने काफी देर बात की थी। इसी बातचीत के दौरान रोहन आदित्य के मां के सामने ही सुबह रोहन के साथ जिम जाने की भी बात करता है। इस बात के याद आते ही आदित्य के परिवार वाले रोहन से बात करते हैं। क्योंकि रोहन सिंघल आदित्य का घनिष्ठ दोस्त था, इसलिए आदित्य के परिवार वालों ने रोहन को फोन करके आदित्य के साथ जिम जाने के बारे में पूछताछ की, तो उसने सीधे मुंह बात ना करके ताल मटोल करने की कोशिश की। रोहन को शक था कि कहीं उसका फोन रिकॉर्ड न किया जा रहा हो। इसी शक के चलते उसने फोन को जल्दबाजी में डिस्कनेक्ट कर दिया। रोहन सिंघल की इस हरकत से आदित्य के परिवार वालों का माथा ठनकता है और उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका सताने लगती है। अब वो दोबारा फोन करते हैं, मगर इस बार भी रोहन ठीक से बात नहीं करता है। इसके बाद रोहन के भाई को भी परिवार वाले फोन करते हैं, मगर वह भी ठीक ढंग से बात करने की बजाय फोन काट देते हैं। अब शक की सुई घूमकर रोहन और उसके भाइयों के ऊपर आ जाती हैं। रोहन और उसके भाई की इस हरकत पर घर वालों को उस पर शक हुआ। आदित्य के चाचा प्रदीप मित्तल ने घटना के 2 दिन बाद बिल्डर रोहन सिंघल, उसके भाई पवन सिंघल व कारोबारी अर्जुन के विरुद्ध थाना टूंडला में आदित्य का अपहरण करने की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस इस एंगल से भी अब जांच पड़ताल शुरू कर देती है। इसी बीच अपहरण के 3 दिन बाद 25 अगस्त 2016 की शाम पास के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के बूढ़ा नहर स्थानीय पुलिस को झाड़ियों के बीच एक व्यक्ति की लाश देखे जाने की खबर मिलती है। तत्काल ही उस लाश को निकला जाता है तो पता चलता है यह एक नौजवान की लाश है, जिसके हाथ पैर रस्सी से बांधे हुए थे। क्योंकि आदित्य के अपहरण की जानकारी सभी आसपास के सभी जिलों की थाने में दी जा चुकी थी और आदित्य की तस्वीरें भी मीडिया में सर्कुलेट हो चुकी थी, उस आधार पर पुलिस वाले अंदाजा लगाते हैं यह किसी और का नहीं, आदित्य मित्तल का ही शव है। इसलिए शव की शिनाख्त कराने के लिए आदित्य के परिवारजनों को फोन किया जाता है। थोड़ी देर बाद आदित्य के परिवार वाले अस्पताल में जाकर उस शव की पहचान आदित्य के रूप में ही करते हैं। अपहृत आदित्य का शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच करने के बाद रईस-ए-जादे रोहन सिंघल और उसके फार्म हाउस के राजमिस्त्री पवन कुमार निवासी सरजीवन नगर को गिरफ्तार कर लिया। तत्कालीन एसएसपी अशोक कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपहरण व हत्याकांड का खुलासा करते हुए घटना में शामिल 2 हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। दोनों हत्यारोपियों की निशानदेही पर तत्कालीन एसपी सिटी संजीव वाजपेयी पुलिस बल के साथ कर्मयोगी अपार्टमेंट पहुंचे और वहां से रस्सी व सीरिंज आदि बरामद की। इसके साथ ही अन्य आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए जांच अधिकारी टूंडला थाना प्रभारी राजीव यादव ने जांच आगे बढ़ाई। कई राजनीतिक दलों व विभिन्न संगठनों ने इस घटना में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी व उन्हें कड़ी सजा दिलाए जाने की पुरजोर मांग की। इसके साथ ही नगर में कैंडल मार्च निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी यह घटना सुर्खियों में थी। जब यह मामला प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंचा तो अधिकारियों पर दबाव पड़ा। आखिर पुलिस ने सक्रियता दिखाई। मित्तल परिवार का एक लौटा चिराग हमेशा के लिए बुझ चुका था। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब तक इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया में भी हो चुकी थी। क्योंकि ये शहर के बड़े कारोबारी के बेटे से जुड़ा मामला था, इसलिए शहर भर में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी और लोगों ने प्रशासन पर भी जल्द से जल्द अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इसलिए पुलिस तेजी से काम करना शुरू कर देती है। पुलिस सीधे उन लोगों को ही उठाती है जिन पर परिवार वालों ने शक जताया था। पहले तो रोहन इस घटना में किसी भी तरह से शामिल होने पर इनकार करता है, मगर जब पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ शुरू करते हैं तो रोहन दिल दहला देने वाली सच्चाई से पर्दा उठता है। यह सच्चाई दोस्ती के रिश्ते को तार तार करने वाली थी। रोहन सिंघल के किए गए खुलासे के मुताबिक रोहन भी इस शहर के बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। रोहन के पिता भी इस शहर के जाने माने गाते के व्यापारी थे।
बिजनेस को और बड़ा करने के लिए रोहन आदित्य की तरह ही रियल एस्टेट में उतरने का फैसला करता है और वह एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट्स में काफ़ी पैसा लगा देता है। फिरोजाबाद में ही जलशेड रोड पर वह कर्मयोगी नाम की एक रेजिडेंसी कॉलोनी भी बनता है। रोहन को रियल एस्टेट वाले बिजनेस में बड़ा नुकसान होता है। जिनसे भी कर्ज लेकर रोहन ने पैसा लगाया था वो अब रोहन पर पैसे वापस लौटने के लिए दबाव बनाने लगते हैं। रोहन और उसके अन्य साथी अपने स्तर से पैसे जुटाने की कोशिश करने लगते हैं मगर वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसी के बाद वो किडनैपिंग के जरिए पैसे हासिल करने का शैतानी ख्याल आता है। इसी के बाद रोहन अपने पुराने दोस्त आदित्य मित्तल को किडनैप करके पैसे ऐंठने का आइडिया अपने दोस्तों को देता है। रोहन सिघल और आदित्य मित्तल की दोस्ती लगभग 1 साल पहले हुई थी। दोनों इसी दौरान काफ़ी एक दूसरे के क्लोज हो गए थे। एक दूसरे के घर इनका आना जाना भी इनका होता था। इस कारण रोहन को आदित्य के परिवार वालों की हैसियत का अंदाजा अच्छे से हो गया था। क्योंकि आदित्य मित्तल अतुल मित्तल का इकलौता बेटा था इसलिए रोहन अपने दोस्तों को यकीन दिलवा देता है अगर हमने आदित्य को अपहरण कर लिया तो उसके परिवार वाले अपने बेटे को बचाने के लिए हमें मुंहमांगी कीमत देंगे। उन पैसों से हम बड़ी आसानी से अपना कर्ज चुका सकते हैं। इसी के बाद आदित्य के हर मोमेंट पर बारीकी से नज़र रखने के लिए रोहन सिघल आदित्य मित्तल के और करीब आ जाता है और उसके घर आना जाना और उठना बैठना भी शुरू कर देता है। इसी साजिश के तहत अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचने से पहले 21 अगस्त 2016 को वो रात आदित्य के घर जाता है। रोहन सिघल के खुलासे के मुताबिक जब आदित्य जिम के लिए निकलता है तो रास्ते में उसे रोहन सिघल मिलता है। रोहन उसे रोककर कहता है, आज जिम जाने की बजाय मेरे साथ चलो, हम अपने फार्म हाउस पर चलकर शूटिंग की पॉलिटिक्स करेंगे। रोहन सिघल एक बड़े कारोबारी का बेटा था। उसके पास लाइसेंसी हथियार होने के साथ साथ एक बड़ा फार्म हाउस भी था। इसलिए शूटिंग की बात सुनकर रोहन के जलेसर रोड स्थित फार्म हाउस पर जाने को तैयार हो जाता है। अब आदित्य मित्तल रोहन सिघल के फार्म हाउस की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि थोड़ी दूर आने के बाद रोहन सिघल आदित्य मित्तल से रास्ता बदलते हुए दूसरी तरफ चलने के लिए कहता है। आदित्य के पूछे जाने पर रोहन सिघल कहता, हाँ इधर मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वही थोड़ा सा काम है, वहां से आकर हम लोग फार्म हाउस पर चलेंगे। रोहन सिघल के इतना कहने पर आदित्य मित्तल अपनी कार दूसरी तरफ मोड़ देता है। जैसे ही वह उस कॉन्ट्रैक्शन साइट पर पहुंचता है, पहले से तैयार रोहन सिघल के भाई और दोस्त तुरंत आदित्य मित्तल को अपने कब्जे में लेकर हाथ और पैर बांध देते हैं और मुंह पर कपड़ा लपेट देते हैं। इसके तुरंत बाद पहले से तैयार बेहोशी का इंजेक्शन को लगा दिया जाता है। इस कारण थोड़ी देर बाद आदित्य बिल्कुल खामोश हो जाता है। इसी के बाद कुछ दिन पहले फर्जी आईडी से लिए गए सिम का इस्तेमाल करते हुए आदित्य के चाचा को फ़ोन करते हुए आदित्य मित्तल की अपहरण की जानकारी देता है। आदित्य के चाचा रोहन सिघल की आवाज़ इसलिए नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि फ़ोन करने के लिए रोहन सिघल ने वॉइस चेंजर ऐप का इस्तेमाल किया था। रोहन के खुलासे के बाद किसी को भी उस पर शक ना हो, आदित्य मित्तल को अपहरण और बेहोशी के बाद प्लान के मुताबिक ही आदित्य मित्तल के घर जाता है। अपहरण की खबर सुनकर अफसोस करने का नाटक करता है, साथ ही आदित्य की कार के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा लगातार रोहन सिघल आदित्य मित्तल के घर आना जाना जारी रखता है ताकि वो परिवार वालों का मोमेंट समझ सके, उसी हिसाब से फैसले कर सके। रोहन पूछताछ में आगे खुलासा करता है, यहाँ तक उसका प्लान बहुत अच्छा चल रहा था। जब आदित्य मित्तल के परिवार वाले पुलिस को इसकी जानकारी दे देते हैं तो मीडिया में भी इसकी खबर चलने लगती है। स्थानीय मीडिया में जो आदित्य मित्तल की तस्वीरें चल रही थी वो रोहन सिघल के साथ वाली थी। पुलिस की बड़ी सक्रियता से रोहन सिघल को डर सताने लगता है। अब वो पकड़ा जाएगा और उसका राज खुल जाएगा, इसलिए वो आदित्य मित्तल को और देर तक बेहोश करने के लिए एक के बाद एक कई इंजेक्शन बेहोशी के लगा देता है। लगातार इंजेक्शन लगाने का नतीजा होता है दवा के ओवरडोज से आदित्य मित्तल की मौत हो जाती है। मौत का दूसरा एंगल देने के लिए ये लोग आदित्य मित्तल का गला भी दबा देते हैं ताकि जांच का रुख बदला जा सके। आदित्य मित्तल की मौत के बाद ये सभी लाश को ले जाकर शिकोहाबाद के पास नहर में फेंक देते हैं, मगर थोड़ी देर बाद लाश बाहर आकर बाबुल के झाड़ में अटक जाती है और जल्दी ही पुलिस वालों की नज़र में भी आ जाती है। रोहन और उसके दोस्त आदित्य मित्तल की हत्या करने के बावजूद एक बार फिर से आदित्य के परिवार वालों को फ़ोन करते हुए फिरौती की रकम की मांग करते हैं। बाद में वो इस केस को दूसरा अगल देने के लिए 30 किलो सोने की मांग करते हैं। गोल्ड की डिमांड किए जाने पर रोहन सिघल बताता है, दरअसल उन्होंने जानबूझकर गोल्ड की डिमांड की थी ताकि पुलिस वालों को पता चले कि इस अपहरण कांड में कोई विदेशी गैंग का हाथ है। रोहन सिघल के इस दिल दहलाने वाले खुलासे के बाद पुलिस तत्काल रोहन सिघल और उसके एक नौकर पवन लाल को गिरफ्तार कर लेती है। इन दोनों के निशानदेही पर पुलिस वहां भी छापेमारी करती है जहां पे आदित्य को बंदी बनकर रखा गया था। उस जगह पर आदित्य को बांधने वाली जंजीर और रस्सी पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है।
इसके अलावा आदित्य को बेहोश करने में इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन और दूसरे आइटम को भी पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस ने रोहन और पवन को गिरफ्तार कर लिया था, मगर पुलिस पूछताछ में रोहन सिंघल खुलासा करता है उसके भाई पवन सिंघल ने भी साथ दिया था, इसलिए पुलिस पवन सिंघल को भी गिरफ्तार कर लेती है। आगे की जांच में खुलासा होता है कि बेटों की साजिश के बारे में रोहन और पवन सिंघल की मां अनिता सिंघल को भी जानकारी थी, मगर उन्होंने अपने बेटों को ऐसा करने से नहीं रोका। इसलिए पुलिस वाले अनिता सिंघल को भी गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। कुल मिलाकर की दिनों की जांच के बाद इस मामले में पुलिस द्वारा 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार आरोपियों में आदित्य मित्तल का दोस्त रोहन सिंघल, राजमिस्त्री हंसराज गोपाल उर्फ राम गोपाल, मुकेश रोहन का भाई पवन सिंघल तथा रोहन का दोस्त अर्जुन रोहन की मां अनिता सिंघल शामिल थी। इन सभी लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस ठोस सबूत जुटाना शुरू कर देती है और फाइनली स्थानीय अदालत में केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। केस फिरोजाबाद शहर के बड़े व्यापारी अतुल मित्तल के एकलौते बेटे आदित्य मित्तल के अपहरण के बाद हत्या का था। हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण कोर्ट परिसर और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। आरोपियों को न्यायालय में कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया था। फैसले को लेकर कोर्टरूम पत्रकारों, वकीलों व अन्य लोगों से भरा हुआ था। लेकिन जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई तो कोरोना के कारण अंदर आरोपी एवं पीड़ित पक्ष के वकीलों सहित कुछ अन्य वकील ही मौजूद रहे। आने वाले फैसले पर उद्योग जगत की भी निगाहें लगी थीं। कई उद्यमी दोपहर में फैसला आने से पहले कोर्टरूम के बाहर आकर खड़े हो गए थे। आरोपियों के परिवार की महिलाएं भी वहां थीं। सभी को फैसले का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। निर्धारित समय पर अदालत के विशेष जज आजाद सिंह कोर्टरूम में आकर अपनी कुर्सी पर बैठे तो वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उन पर जम गईं। पुलिस ने आदित्य के अपहरण व हत्या में 6 लोगों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई के लिए पहुंचा। भादमवी की धारा 120B के आरोपी पवन सिंघल व उसकी मां अनीता सिंघल की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हो गई थी और वे जेल से बाहर आ गए थे। इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई करीब 4.5 साल तक फिरोजाबाद जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम एवं विशेष जज आजाद सिंह के न्यायालय में चल रही थी। सत्र न्यायाधीश द्वारा 7 अप्रैल 2021 को इस केस का फैसला सुनाया जाना था। सुनवाई के दौरान न्यायालय में सरकारी गवाह सहित 15 गवाहों की पेशी हुई। पीड़ित परिवार की ओर से न्यायालय के समक्ष तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। दोषियों को जल्दी सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट तक दौड़ लगाए। हाईकोर्ट द्वारा भी 4 बार दिशानिर्देश जारी किए गए। आरोपियों ने अदालत में खुद को बेकसूर बताया तथा बड़ी संख्या में गवाहों को भी कोर्ट में पेश किया जाता है। इस तरह पुलिस द्वारा जुटाए गए पुख्ता सबूत, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह सुनने के बाद विशेष जज आजाद सिंह ने सबूतों के आधार पर 7 अप्रैल 2021 को अपना फैसला सुनाया। जज आजाद सिंह ने आरोपियों रोहन सिंघल, पवन कुमार, मुकेश व गोपाल को अपहरण व हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने रोहन पर 2.40 लाख रुपए व अन्य तीनों पर 2.3-2.30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर दोषियों को 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने का ऐलान किया गया। वहीं साक्ष्य के अभाव में न्यायाधीश ने पवन सिंघल व उसकी मां अनीता सिंघल को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार शर्मा ने की। फैसला सुनाए जाने के बाद उन्होंने बताया कि पवन व अनीता को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, जबकि शेष चारों आरोपी तभी से जेल में बंद थे। जैसे ही दोषियों को सजा सुनाई गई तो उनके परिवार की महिलाएं बिलखने लगीं। दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया गया। जेल ले जाते समय परिवार की महिलाएं काफी दूर तक उनके पीछे पीछे गईं। आदित्य मित्तल के पिता अतुल मित्तल को यह खबर मिली कि बेटे की हत्या के मामले में विशेष जज ने 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तो उनके दिल को सुकून मिला। आखिर इतनी मशक्कत के बाद दोषियों को सजा मिल गई। मित्तल परिवार आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने तक पैरवी करेगा। गलत शख्स से दोस्ती ने आदित्य की जान ले ली। दोषियों को सजा जरूर मिल गई है, लेकिन बेटे को खोने का गम आज भी परिवार के सदस्यों की आंखों में झलकता है। फिलहाल सभी अपराधी जेल की हवा खा रहे हैं। दूसरी तरफ आदित्य मित्तल का पूरा परिवार दोस्तों पर किए गए भरोसे की कीमत चुका रहा है। दोस्तों, इस पूरे केस के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी सच्ची घटना पर आधारित क्राइम स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे, श्री राधे।